तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विथ स्टडी में। और हम लोग जीएस सुधा पढ़ रहे हैं। और जीएस सुधा में हम लोग का जो आज का पार्ट होने वाला है, पार्ट 3 हिस्ट्री का होने वाला है, पार्ट 3। ठीक है। और पार्ट 3 लेखक नवीन शर्मा जी हैं। ठीक है। और नवीन शर्मा जी ने अपने माता जी के लिए बुक समर्पित किया है। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे कुछ जाते हैं। ठीक है। हम लोग वैदिक तक पढ़े थे। ठीक है। वैदिक सभ्यता तक पढ़े थे। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग का होने वाला है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि इस बुक में एक्चुअली एक चीज़ गलत हो गया है। और वो गलत चीज़ ये है कि इस बुक में ना पूरी बुक का पीडीएफ नहीं है। ठीक है। तो मैंने देखा नहीं, मुझे लगा 300 कुछ पेज का ही है। तो 342 पेज का, लेकिन एक्चुअल में ये बुक जो पूरी बुक है ये 552 पेज की है। ठीक है। 552 या 512 पेज की है। ठीक है। तो आज शायद हम लोग का हिस्ट्री का लास्ट पार्ट हो, लेकिन कल कल मैं ये बुक को खरीद के लाऊंगा और इसमें से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर पीडीएफ पूरी नहीं है तो मैं बुक खरीद के लाऊंगा भाई, तुम्हारे लिए कुछ भी। ठीक है। तुम्हारे लिए, और एक्चुअली मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ यार, समझा करो कुछ। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा होने वाला है। आज का क्लास शायद 45 या 55 मिनट का बने। ठीक है। वैदिक सभ्यता एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। ठीक है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में आई थी। ठीक है। वैदिक सभ्यता के बारे में एक संक्षिप्त परिचय बताओ, और वैदिक सभ्यता की कब से कब तक मानी जाती है, और इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हुई। जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को और क्या जानना चाहते हैं? एक बार फिर से रिपीट करो यार, कुछ सुनाई नहीं दिया। क्षमा करें, क्या आप दोहरा सकते हैं? वैदिक सभ्यता के बारे में बताओ। वैदिक सभ्यता के बारे में एक विस्तृत जानकारी जो कम से कम 2 मिनट का होना चाहिए। और वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब से कब हुई है, और कब से कब तक इसकी एक समय बताओ, आखिरी समय इसका कब तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था। यह लगभग 1500 से 500 बीसी तक चला। इस दौरान वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। वैदिक सभ्यता में ही जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई और कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया। ऐसा माना गया है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में ध्वस्त करके वैदिक सभ्यता की नींव रखी। ठीक है। आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को ध्वस्त करके वैदिक सभ्यता की नींव रखी। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण, एक मिनट, मूलतः ग्रामीण सभ्यता था। इसका वैदिक सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ, अर्थात वेदों की रचना इस सभ्यता से हुई है। वैदिक सभ्यता की रचना वेदों से हुई है। ठीक है। वेदों की रचना वैदिक शब्द से हुई है। ठीक है। वैदिक शब्द के वेद से निर्मित हुआ है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। मूल रूप से वैदिक सभ्यता में निर्माता आर्य थे। ठीक है। आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द गुण का घोतक होता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, सब एक दूसरे के परिवाची हैं। ठीक है। सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वर्ष 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय के लिए किया। आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय के लिए किया। ठीक है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है। ऋग्वैदिक का काल 1500 से 1000 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। ऋग्वेद इसी काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। माना जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित अनेक बातों ज्ञानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जिंद अवस्था से मिलती है। ठीक है। 400 ईसा पूर्व के आसपास बोगज कोई एशिया माइनर अभिलेख के वैदिक काल के देवताओं को इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का विवरण मिलता है। इसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य भारत के ईरान से होकर आए थे। वैदिक आर्य भारत से ईरान से होकर आए थे। ठीक है। वैदिक काल में आर्य
घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इसका मुख्यतः पशुपालन व्यवसाय पशुपालन था। घुमक्कड़ जीवन शैली होने का इस काल में कृषि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। आर्यों ने मूल निवास के संदर्भ में प्रमुख विद्वानों का मत जो कि निम्नलिखित है। मैक्स मुलर का कहना है कि भाई ये मध्य एशिया बैक्टीरिया से आया है, ठीक है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया से आया था, ठीक है। प्रोफेसर पंका कहते हैं कि जर्मनी के मैदानी भाग या जर्मन स्कैंडिनेविया से आए थे, ठीक है। गंगानाथ झा कहते हैं ब्रह्मशी देश से आए थे, ब्रह्मशी देश से आए थे, ठीक है। स्वामी द्वारा सरस्वती कहते हैं ये तिब्बत से थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ग्लाई ग्लाइस महोदय कहते हैं ये हंगरी या डेनबू नदी की घाटी से आए थे, ठीक है। डॉक्टर अश्विनी चंद्र दास कहते हैं ये सतपथ सैंधो प्रदेश से आए थे। मेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड कहते हैं ये दक्षिण रूप से आए थे, ठीक है। किंतु अधिकतर विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचार से सहमत है। मूल रूप से मध्य एशिया बैक्टीरिया से आया था, ठीक है। भौगोलिक विस्तार वैदिक सभ्यता के आर्यों की प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। इस वेद में आर्यों का निवास स्थल हेतु सप्त सैंधो क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का प्रदेश होता है। ये नदियां निम्नलिखित हैं: सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, वितास्ता, वरुष्णी और अस्कनी, ठीक है। ये 7 नदियां हैं। देखिए प्रमुख वैदिककालीन नदियां, ठीक है। सिंधु को यहाँ प्राचीन नाम दिया है और यहाँ आधुनिक नाम दिया है। सिंधु को आधुनिक नाम में इंडस कहते हैं, शतुद्री को सतलज कहते हैं आधुनिक नाम में, विपाशा को अभिव्यास कहा जाता है, ठीक है, और वितास्ता को झेलम कहा जाता है, वरुष्णी को रावी कहा जाता है, अक्सनी को चिनाब या चिनाब कहा जाता है, ठीक है। गोमती को गोमल कहा जाता है और सलामीरा को गंडक कहा जाता है, ठीक है। सिंधु, इंडस, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, वितास्ता, झेलम, वरुष्णी, रावी, अक्सनी, चिनाब या चिनाब, गोमती को गोमल और सलामीरा को गंडक, ठीक है। ऋग्वेद से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक था। सतलज नदी से यमुना नदी तक के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है, ठीक है। नोट: सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति में सरस्वती नदी, इस नदी की सहायक दुष्टती नदी के मध्य से क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। इस क्षेत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सरस्वती नदी की अन्य सहायक नदी अपाया थी, ठीक है, आप्या थी, अपाया नहीं, आप्या नाम है, आप्या थी, ठीक है। आर्यों ने गंगा नदी एवं यमुना नदी के दोआब क्षेत्र को, इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया, जिसे ब्रह्मशी देश कहा जाता है। कालांतर में आर्यों ने हिमालय पर्वत के विंध्य पर्वत तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के समस्त भाग पर अपनी अधिकार कर लिया था, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद काल में हिमालय पर्वत इसकी एक चोटी मुजवंत की विवरण मिलती है। मुजवंत सोमरस हेतु प्रसिद्ध है। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का विवरण मिलता है, जिनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद 15 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में प्रथम नदी गंगा तथा अंतिम नदी गोमती है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया। सर्वाधिक उल्लेख वर्ण, शतुद्री और सिंधु नदी का ही है। इस काल में सबसे दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां सरस्वती थी। इस काल को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदितमा और मातेदमा, देवितमे और अम्बितमे कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियों का प्रवाह गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में। ऋग्वेद में गंगा नदी और सरयू नदी के 1 बार उल्लेख और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। राजनीति की स्थिति: वैदिक काल समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। वैदिक काल में लोग कबीलों एवं जनों में विभाजित थे। वैदिक काल में राजा कबीले का प्रधान था। वैदिक काल में राजा को कबीले का संरक्षक गोपायासन से गोपत कहा जाता है। वैदिक काल में राजा हेतु गोप शब्द का प्रयोग हुआ। वैदिक काल में राजा का जो पद था अनुवांशिक हो गया था, लेकिन राजा को केवल सीमित अधिकार प्राप्त थे। इस काल में एक समिति को राजा का चुनने का, उसका प्रयुक्त करने का अधिकार प्राप्त था। इस काल में राजा युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी नहीं। भूमि का स्वामी जनता को में निहित होता था, ठीक है। ऋग्वेद में राजाओं को नगरों और विजय प्राप्त करने वाला पुरावेक्ता कहा जाता है। वैदिक काल में राज का मूल आधार कुल परिवार होता था। इस कुल अर्थात परिवार का प्रधान कुलीप गृहपति कहा जाता है। कई कुलों को समूह को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रधान
ग्रामड़ी कहलाता था, ग्राम का प्रधान ग्रामड़ी कहलाता था। कई गांवों के समूह को मिलाकर एक विश्व का निर्माण था जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था, ठीक है। कई विश्वों को समूह को मिलाकर एक जन का निर्माण था जिसका प्रधान जनपति कहलाता था, ठीक है। ऋग्वेद में ग्राम समानता स्वजनों को एक समूह को एकत्र करता है, एक गांव को नहीं, ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, पृथ्वी तथा राजा शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषणी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़े गए युद्ध दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध भारत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं, 5 आर्य और 5 अनार्य के मध्य हुआ था। दशराज युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई थी। दशराज युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास को पुरोहित विशिष्ट थे। वैदिक काल में आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित था, ठीक है। इस काल में कई राजनीतिक संगठनों अथवा संभावों का विकास हुआ था जिसमें सभा, समिति और विद्वत प्रमुख थे। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। ये संगठन संस्थाएं राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ उसको राजा के परामर्श देते थे तथा वृद्ध और अभिजात लोगों को की एक संस्था भी थी। सभा को मंत्री परिषद कहा था। समिति सामान्यतः जनता की एक प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था कहलाती थी तथा सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी, सभा और समिति, ठीक है। आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। माना जाता है कि विदत में कबीलाई तत्वों की प्रमुखता में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी, ठीक है। कबीलाई तत्वों की प्रमुखता में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी, ठीक है। जस्ट 2 सेकेंड मात्र वेट करेंगे और हम यहाँ एंटर कर जाएंगे। यहाँ से यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और इसको पुश कर देंगे, ठीक है। भाग लेती थी, ठीक है। वैदिक काल में बिल एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से प्रजा के द्वारा अपने राजा को दिया जाता था। इस कर के बदले अपनी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्वहन करता था। राजा के पास अस्थायी रूप से सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय राजा नागरिकों के रूप में सेना का संगठन करता था, ठीक है। आर्थिक स्थिति वैदिक काल में देखिए। आर्थिक स्थिति वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख व्यवसाय क्रमशः पशुपालन, कृषि थे। ऋग्वेद में 4थे मंडल में कृषि से संबंधित आर्यों का उल्लेख है। इस काल में कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता है। उदर शब्द का अर्थ है अनाज मापने का यंत्र, अन्न मापक बर्तन है। धान्य शब्द का अर्थ है अनाज। ऋग्वैदिक काल केवल एक ही अनाज जो यौ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वैदिक काल में चावल, कपास, नमक एवं नमक कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता। चावल, कपास और नमक का कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता है। मुख्यतः गाय एवं पशु आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार संपत्ति थे। इस काल में गाय व घोड़े को विनिमय के माध्यम से एक दूसरे के रूप में थे, मतलब लेन देन, जो भी पैसे वैसे, मान लो कि तुम्हें मुझसे कुछ लेना है, मुझे तुम्हें कुछ देना है, तो गाय का लेन देन चलता था, ठीक है। आर्यों का अधिकांश लड़ाई मुख्य रूप से गायों के लिए होती थी। इस काल में गायों को अष्टकर्णी ना मारने जाने अघन्या कहा जाता है। गायों को मारने या घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड या उन्हें देश से निकालने की व्यवस्था थी, ठीक है। आर्यों के अति उपयोगी पशु घोड़ा था, ठीक है। इस काल में बैल, बकरी, ऊंट अन्य उपयोगी पशु थे। इस काल में वड़ी मवेशियों पशुओं को के चोर होते थे, ठीक है। मवेशियों जिन्हें वड़ी कहा जाता था वो पशुओं के चोर होते थे, ठीक है, उनको वड़ी कहा जाता, ठीक है। ये वड़ी व्यापार भी करते थे। मुख्य रूप से व्यापार इन्हीं लोगों का अधिकार था। समानतम व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से रूप में निक्स, स्वर्ण आभूषण, सोने का विवरण मिलता है, ठीक है। अष्टकर्णी नाम से विदित होता है कि वैदिक आर्य को संभवतः अंकों के बारे में जानकारी है, ठीक है। वेकनाट और बैकनाट, वेकनेट या बैकनाट सुखखोर ऐसे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज वसूला करते थे, ठीक है, बहुत अधिक ब्याज वसूला करते थे, ठीक है। और कुसित वृत्त कहा था, ठीक है। वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे नहीं थे। वैदिक काल में अयस्क शब्द का संभवतः तांबे और कांसे के लिए हुआ है। ऋग्वेद में बढ़ई, बुनकर,
हथकरघा, कुम्हार और चर्मकार इत्यादि शिल्प के विवरण मिलते हैं। ठीक है, सामाजिक स्थिति देखिए, वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी। वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी, एक मिनट ऊपर गया, वैदिक काल में समाज प्रत सत्तात्मक था। ठीक है, इससे पहले मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, ऋग्वेद काल में। ठीक है, अ, ऋग्वेद जो था उसमें मात्र सत्तात्मक था। अभी ये वैदिक ऋग्वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक हो गया। पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। पितृ सत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी इस काल में नारी को यथोचित सम्मान प्राप्त था। इस काल में समाज की आधारभूत इकाई कुल परिवार थी। कुल अर्थात परिवार का प्रधान पिता होता था, जैसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। ठीक है, इस काल में सामाजिक संगठन का मुख्य आधार गोत्र या जन्मूलक था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी इस काल में। ठीक है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वैदिक काल ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के रूप पुरुष द्वारा चारों वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति विराट के मुख से, ठीक है, और क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति विराट की भुजाओं से, और वैश्य वर्ग की उत्पत्ति विराट की जांघों से, और शूद्र वर्ग की उत्पत्ति विराट के पैरों से हुई है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी, जन्म आधार नहीं था। ठीक है, क्रम आधारित थी, जन्म आधार नहीं था। ठीक है, नोट, ब्राह्मण तथा शूद्र शब्दों का उल्लेख वैदिक काल में केवल एक बार ही हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैसा शब्द का प्रयोग केवल पुरुष सूक्त में ही हुआ है। वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। इस काल में स्त्रियां वैदिक गृह शिक्षा ग्रहण करती थी। वैदिक ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम अर्थात गृहिणी पत्नी भी गृह कहा गया। ठीक है, इस काल में स्त्रियों को संपत्ति में तथा राजनीति में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इस काल में स्त्रियों युद्ध में भाग लेती थी। ऋग्वेद में अपाला, घोषा, इंद्राणी, ठीक है, संकिता, निवारी और लोपामुद्रा तथा विश्ववारा और विश्वारा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। अन्य प्रथाओं जैसे बाल विवाह, तलाक प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा प्रचलन नहीं था। इस काल में विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन कन्या की विदाई के समय उसको दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहा जाता। ठीक है, वहतु कहते थे। ठीक है, इस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या आमुच कहलाती थी। इस काल में पुत्री का भी उन्नयन संस्कार होता था। ठीक है, पुत्री का भी उन्नयन, जैसे कि पुत्रों का भी होता है, वहाँ पुत्री का भी होता था। वैदिक काल में समाज के दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, धार्मिक स्थिति, प्रकृति के प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में वैदिक ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आकाश का देवता जैसे सूर्य था, उषा, वरुण, मित्र, पूषण या पूषण, अश्वनी, घोष इत्यादि। ठीक है, अंतरिक्ष देवता कहते थे इंद्र, रुद्र, वायु, पुर्जर्य, मारुत इत्यादि को। पृथ्वी देवता कहता है पृथ्वी, अग्नि, सोम और सरस्वती, और बृहस्पति को पृथ्वी के देवता कहा जाता है। ठीक है, नोट, वैदिक काल में समस्त देवता प्राकृतिक शक्तियों में प्रतीक थे। वैदिक काल के लोग इनकी पूजा प्रतीक के प्रकोप को कम करने के लिए, प्राकृतिक के प्रकोप को, प्रतीक नहीं, प्राकृतिक के प्रकोप को कम करने के लिए करते थे। वैदिक काल में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, ऋग्वेद में अनेक देवताओं का अस्तित्व मिलता है, लेकिन देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। ठीक है, नदी की देवी सरस्वती जो कालांतर में विधा की देवी थी। इंद्र में ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, ऋग्वेद में दूसरे मंडल में 150 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ठीक है, 250 सूक्त। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया। इंद्र का आवाहन भौतिक सुख तथा विजय हेतु होता था। ठीक है, आर्यों के दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है, अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी। अग्नि मानव तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य करता था। ठीक है, आर्य करते थे, था नहीं थे। ठीक है, आर्यों के तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित है। वरुण नदी, जल तथा समुद्र के देवता थे। ठीक है, वरुण नदी, जल तथा समुद्र के देवता थे। वरुण जल निधि के प्रतिनिधित्व करता थे। वरुण को ऋषत्य गोपा भी कहते हैं। वरुण प्राकृतिक घटनाओं का ऋषि, नैतिक व्यवस्था और संरक्षक योजक था। पूषण या पूषण वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। ठीक है, पूषण या पूषण वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। ठीक है, और
जो कालांतर में शुद्धों के देवता बन गए, ठीक है, जो कालांतर में शुद्धों के देवता बन गए, ठीक है, पूषण या पूषण, ठीक है। सोम के पदार्थों के देवता थे। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है, ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित है। सूर्य का दूसरा रूप सूर्य का दूसरा रूप प्रकाश के देवता सवृत्ति है। गायत्री मंत्र सवृत्ति देवता को समर्पित है, सवृत्त देवता को समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन हेतु सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रमुखतः यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य उपनिषद है। इन सब की रचना इस काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन हेतु चित्रित दूषण मृद भांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उत्तर वैदिक काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार इत्यादि की प्रधान रूपरेखा सुनिश्चित या सुस्पष्ट हो गई, ठीक है। भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार जो उत्तर वैदिक काल का था, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के लोगों का प्रमुख केंद्र मध्य देश था, जो सरस्वती नदी के से यमुना, गंगा यमुना नदियों के दोआब पे स्थित था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य सदानीरा आधुनिक नाम गंडक नदी का विस्तृत हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में आर्य लोग कौशल या विदेह अंग तथा अन्य राज्यों के परिचित हो गए थे, ठीक है। यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन नदियों जैसे रेवा, नर्मदा को कहते हैं, ठीक है, और सदानीरा, गंडक का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिकुट नामक एक पर्वत श्रृंखला का विवरण मिलता है। राजनीतिक स्थिति देखिए, राजनीतिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण, अस्थायित्व के कारण वैदिक काल में छोटे कबीले एक दूसरे के विलीन होकर बड़े जनपदों का रूप ले रहे थे, और राजा अब बड़े प्रदेश पर अपना शासन करने लगा था, ठीक है। राजा अब बड़े प्रदेश पर अपना शासन करने लगा था। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेशों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में प्रदेशों में सूचक के रूप में राष्ट्र शब्द प्रचलित हुआ था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार राजतंत्र था। उत्तर वैदिक काल में राज्य के आकार में वृद्धि होने से राजा का महत्व अधिक हो गया था और उसके राज्य के अधिकार भी बढ़ गए थे, ठीक है। राजा का महत्व अधिक हो गया था और राज्य के अधिकार भी बढ़ गए थे। प्रारंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, जिसका उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित हुआ था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित हुआ था, ठीक है। एक मिनट वेट करिए। हो, ठीक है।
प्रारंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति आदि प्रतिनिधित्व संस्थाओं का वर्चस्व कम हो गया। इस काल में सभा और समिति अपने अपने स्थान पर बनी तो रही, लेकिन इन दोनों संस्थाओं का स्वरूप परिवर्तित हो गया और उत्तर वैदिक काल में विदत संस्था का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता। ठीक है। अर्थवेद में सभा और समिति की दो प्रजापति की दो पुत्रियों का था। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। ठीक है। अर्थवेद में सभा को निरिष्ठा भी कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुलंघनीय। ठीक है। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण को राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्य अभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई थी। यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण को राजाभिषेक का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इस काल में राजा को राजाभिषेक का अनुष्ठान राजसी यज्ञ द्वारा संपन्न होता था। यजुर्वेद में राजा के उच्च पदाधिकारियों को रत्नीन कहा गया। ठीक है। यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण राजा सहित 12 रानियों के नाम भी विवरण से मिलता है तथा रत्नी राजा के राजसेवक के समय उपस्थित होते थे। राजा इस राजसेवक में समय इन पत्नियों रत्नीनों के घर बड़ा अजीब नाम है। रत्नीनों के घर भेजी जाती थी। ठीक है। नोट, रत्नी या रत्नी राजस्व यज्ञ में संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद में राजस्व यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण मिलता है। राजस्व यज्ञ के समय सोम रस पिया जाता है। ठीक है। राजस्व यज्ञ के समय सोम रस पिया जाता है। ठीक है। सामवेद में पंचविष्ट ब्राह्मण के 12 रत्नीनों को वीर कहा गया। ठीक है। 12 रत्नीनों को वीर कहा गया। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेव यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा एक प्रसिद्ध यज्ञ था। अश्वमेव यज्ञ द्वारा राजा की शक्ति का प्रतीक था। इसमें राजा अपने साम्राज्य की सीमा में वृद्धि हेतु स्वतंत्र रूप से एक घोड़ा छोड़ा था। यह घोड़ा जिन प्रदेशों से बिना किसी अवरोध विरोध के गुजरता था, तो ऐसे प्रदेश राजा के अधीन माने जाते थे। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेव यज्ञ का विवरण मिलता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ में राजा के द्वारा अपने शक्ति का प्रदर्शन हेतु रथों को दौड़ा का आयोजन किया जाता था। इसके अंतर्गत राजा के सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। ठीक है। सहभागियों द्वारा विजयी बनाया था। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण को विभिन्न क्षेत्रों में शासकों द्वारा शासन व्यवस्था का विवरण मिलता है। गौतपथ ब्राह्मण में शासकों हेतु निर्धारित यज्ञ का विवरण मिलता है। वे राज्य ऐसे राज्य होते थे जहां पर राजा नहीं होता था, जहां पर जनता अपना शासन स्वयं करती थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर प्रणाली विकसित हो चुकी थी। इस काल में वैदिक कालीन पर बलि नियमित हो गया था। अर्थवेद के अनुसार राजा को अपने आय का 1/16 भाग प्राप्त होता था। उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं होती। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासक और व्यवस्था, प्रमुख क्षेत्र, शासन और मुख्य उपाधि। ठीक है। पूर्व के जो शासन होते साम्राज्य कहता, शासन साम्राज्य करता था और मुख्य उपाधि सम्राट में था। पूर्व का उपाधि लिया था सम्राट। ठीक है। पश्चिम को शासन जो करता था उसे हम लोग स्वराज कहते थे, और उस पर जो प्रमुख उपाधि होती थी स्वराट कहते थे। पश्चिम का स्वराट और पूर्व का सम्राट। उत्तर का विराट कहते थे, उत्तर का विराट, और जो शासन करता था उसको वैराज्य कहते थे। ठीक है। दक्षिण को भोज कहते थे। ठीक है। राजा भोज। ठीक है। दक्षिण को भोज कहते थे और भोज जो शासन करता था भोज था। मध्य प्रदेश को राजा कहते थे और जो राज्य करता था वो राज्य पर राजा करता था। ठीक है।
एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, आर्थिक स्थिति देखेंगे हम लोग। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक स्थिति देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कृषि को संबंधित चारों क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कटाई एवं मढ़ाई का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे से निर्मित उपकरणों के प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। लोह निर्मित उपकरणों का प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ और इसके साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में सबसे बड़ा लोह पुंज अतरंजी खेड़ा था। ठीक है, जनपद एटा उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में लोहे हेतु श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क शब्दों का प्रयोग हुआ था। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे, टिन, तांबे, चांदी, सोना और सीसा इत्यादि धातुओं से परिचित हो गए थे। अर्थवेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मिक्स, तस्मान, पाद, कृषण और रीति, रीतिकाएं और गुंजा। व्हाट इज द गुंजा? गुंजा इत्यादि माप तौल का इकाई था। निक्स जो ऋग्वैदिक काल का एक स्वर्ण आभूषण था, उसको अब एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में माना जाने लगा। शतमान चांदी की एक मुद्रा थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की प्रमुख फसल क्रमशः चावल, धान, गेहूं थी। यजुर्वेद में चावल, धान का उल्लेख ब्रीही ब्रीही नाम से हुआ है। इस काल में कहीं कहीं चावल को दंतुल भी कहा जाता है। गेहूं के लिए गोधुम शब्द का उपयोग। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तन मृदभांड प्रचलन थे। ठीक है, इसमें काले को कृष्ण या लाल मिश्रित बर्तन को मृदभांड और काले कृष्ण बर्तन मृदभांड, लाल बर्तन को मृदभांड और चरित्र दूसरे बर्तन को मृदभांड कहता है। मृदभांड कहते हैं, मृदभांड। मैं बोल रहा हूँ यार, बोल रहा हूँ नहीं। उत्तर वैदिक काल में विशेषता चित्र धूसर बर्तन मृदभांड थी। मृदभांड, ये बोलने में बड़ा मजा आ रहा है। मृदभांड, मृदभांड, ठीक है, मृदभांड थी। जबकि लाल बर्तन मृदभांड सबसे ज्यादा प्रचलन में थे। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में वर्णित नील लोहित काले कृष्ण का लाल भांडा था। ठीक है, उत्तर वैदिक भारत में प्राचीनतम लोह युगीन बस्तियां वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड से समझते हैं। मृदभांड, ये मस्त बोलने में लग रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। व्यापारी श्रेष्ठी के प्रधान श्रेष्ठी कहा था। व्यापारी श्रेष्ठी के को प्रधान श्रेष्ठी कहा था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों से ही सर्वप्रथम भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इस काल में ही भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार, मालिकाना हक की भावनाएं मजबूत हो गई थी। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 ऋणों कृषि, ऋषि, पितृ और देव से छुटकारा पाना होता है। एक व्यक्ति का जीवन तभी सफल माना जाता है जब इन तीनों ऋणों से छुटकारा पाले। सामाजिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की कठोरता आने लगी थी। इस काल में व्यवसाय के अनुवांशिक होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में विभक्त हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक प्रतिष्ठात्मक थी। इस काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार आश्रम व्यवस्था था। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के चारों वर्णों का अंत्येष्टि हेतु 4 प्रकार के टीलों का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। इन तीनों ने ही द्विज कहा था, इन तीनों को ही द्विज कहा था। चौथे तथा अंतिम वर्ण शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं माना जाता था। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीति धारण किया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और कर्मकांडों का प्रचलन अधिक हो गया था, जिससे फलस्वरूप ब्राह्मणों को शक्ति की अधिक वृद्धि दर्ज हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य वर्ण ही कर चुका था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण वैश्यों के द्वारा दिए गए कर पर निर्भर रहते थे। ठीक है भाई साहब, क्यों ही निर्भर रहते थे भाई, क्यों ही। ठीक है, मुझे लग रहा है कि भाई क्या, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये क्यों नहीं आ रहा भाई? ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या पता आ जाए। आ गया, ठीक है।
सत्पर ब्राह्मण में वैश्व के दूसरे बलि देने वाला अन्यन बलिकृत कहा गया, ठीक है। चौथे व अंतिम वर्ण शूद्र का मुख्य कार्य अन्य तीनों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना था। ओ भाई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र या गोत्र प्रथा का प्रचलन हुई थी, लेकिन गोत्र या गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम तीन भाषाओं आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का वर्णन मिलता है। जबलानो जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चार आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा की गिरावट दर्ज की गई थी। इस काल में स्त्रियों हेतु उपनयन संस्कार प्रतिबंधित किया गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण की पुत्री को कृपण कहा गया था। पुत्र को समस्त दुखों का स्रोत भी माना गया, ठीक है। नोट, अर्थवेद में एक पुत्री को जन्म देने के लिए निकटता प्रकट की गई, ठीक है, निकटता प्रकट की गई। अर्थवेद में कन्या हेतु ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्री जैसी कई विदुषी कन्याओं का विवरण मिलता है। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार से संबंध जानकारी मिलती है, ठीक है। सर्वप्रथम गृह सूत्रों में संस्कारों का विवेचन मिलता है। प्रायः समस्त धर्मशास्त्रकार संस्कारों की कुल संख्या 16 मानते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति में विवाह के कुल 18 प्रकारों का विवरण मिलता है। इन 8 प्रकारों का विवरण मिलता है। इन 8 प्रकारों में विवाह के ब्रह्मा विवाह सबसे आदर्श माना गया। वर्तमान के समय में अधिकांश विवाह ब्रह्मा विवाह ही होते हैं। ब्रह्मा विवाह के अंतर्गत कन्या के वयस्क होने तक पर उसके माता पिता द्वारा उसके लिए योग्य वर खोजकर उसने अपनी कन्या का विवाह करना था। धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, जिसके कारण कुछ वर्णों को अपने अलग देवता भी हो गए थे। पूषण, जो पूषण से वैदिक काल में पशु थे, उत्तर वैदिक काल में शुद्धों के देवता हो गए पूषण, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों की वृद्धि हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का मूल उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन के दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। प्रजापति सृष्टि की निर्माता सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। रुद्र और विष्णु इस काल के अन्य प्रमुख देवताओं के प्रसिद्ध हुए थे। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। उत्तर वैदिक कालों में यज्ञों के अधिक पुरोहित की आवश्यकता होने लगी थी। इस काल में प्रत्येक संहिता वेद के अपने पुरोहित हो गए थे, जो कि निम्नलिखित है। वेद पुरोहित, ठीक है, यहाँ से देखेंगे वेद और पुरोहित। ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्र कहते थे। यजुर्वेद का अर्थभूत कहते थे। सामवेद का उद्गाता या उद्गात्री कहते थे। अर्थवेद का ब्रह्मा था, ठीक है। ऋग्वेद में था, इसका वेद होता या होत कहते थे। यजुर्वेद का अध्वर्यु कहते थे और सामवेद का उद्गाता या उद्गात्री कहते थे। अर्थवेद का ब्रह्मा। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शनों सांख्य योग, न्याय, वैश्विक और मीमांसा एवं वेदांत बीजारोपण हुआ था। प्रमुख दर्शन व प्रमुख प्रवर्तक, ठीक है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। और न्याय दर्शन के गौतम थे। न्याय दर्शन के गौतम थे। और वैशेषिक दर्शन के करार थे, उलूक थे। उलूक 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 उलूक, ठीक है। पूर्व मीमांसा थे जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा बद्रायण थे। उत्तर मीमांसा बद्रायण थे। और चरवाक के चरवाक थे, ठीक है। मीमांसा से पूर्व मीमांसा एवं वेदांत के उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना था। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद और कर्मकांडों को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों के समस्त रूप से यज्ञों का कर्मकांडों की निंदा की गई थी। उपनिषद ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया। उत्तर वैदिक काल के दो महाकाव्य थे जो निम्नलिखित है। महाभारत, नाम जय संहिता, रामायण, ठीक है। दो महाकाव्य। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। अब यहाँ से 16 महाजनपद मगध साम्राज्य जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ये PDF पूरा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके आगे यहाँ से हम लोग का जियोग्राफी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को जियोग्राफी तो नहीं पढ़ना है ना यार, ये पता नहीं यहाँ क्यों नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से भारत का भूगोल स्टार्ट हो चुका है, जो हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कल मैं बुक ऑर्डर कर चुका हूँ, वो आएगा तो मैं उसका PDF बनाऊँगा और फिर 16 महाजनपद के आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कल या कल साथ गैप हो सकता है, शायद कल गैप हो जाए, या फिर अगर मिल गया कल तो ठीक है, वरना परसों से, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़, मैं अभी, मेरा चैनल बहुत नया है और मैं भी चैनल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नया हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपकी कोई राय हो, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, जो दिक्कत हो आप मुझे बताइए, मैं उसमें कुछ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खास करके अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि उनसे ही आप हैं, उन आपसे वो नहीं है, ठीक है। तो
कुछ भी हो, परिवार में थोड़े ऊंची नीचे चलते रहते हैं यार, माता पिता हैं या पिता से ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबका ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल जेमिनी विद स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जेमिनी विद स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मुझे जेमिनी जेमिनी कहने की आदत हो गई है शुरू से, ठीक है। तो जेमिनी विद स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट और शॉर्ट वीडियो हमारा देखते रहिए, क्योंकि उसमें मैं छोटे छोटे पार्ट को जैसे ही कंप्लीट करूँगा 400-500 वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे पार्ट का, ठीक है, 2-3 मिनट का। तो वो बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। ज़्यादा ही बकवास हो गया।